तो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का दोबारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैडम सोसोस्ट्रिस के बारे में। ये मैडम सोसोस्ट्रिस है कौन, इनका अगला पिछला क्या इतिहास है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी इमेजेस भी दिखाऊंगा। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए, ये पूरे वेस्टलैंड का सबसे ज़्यादा प्यारा और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट है। अब ये दोनों कंट्रोवर्शियल चीजें कैसी हो गई? वो ऐसे हो गई कि प्यारा तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और चूंकि इतना ज्यादा चांसेस रहते हैं तो इतना डिफिकल्ट होगा कि आदमी सोचने से पहले भी समझेगा कि भाई क्या करे कैसे करे। तो ये चीज समझ के चलिएगा। थोड़ा सा ध्यान अपना इसमें भटकाइएगा मत बिल्कुल भी। मैं आपको अच्छी अच्छी इमेजेस दिखाऊंगा और उन चार इमेजेस को देखने के बाद आप समझ लेंगे कि वास्तव में चीजें कितनी शानदार आसान ढंग से प्रेजेंट की गई हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैडम सोसोस्ट्रिस की। ये मैडम सोसोस्ट्रिस है कौन? सबसे पहले समझिए, ये एक फॉर्च्यून टेलर है। फॉर्च्यून टेलर मतलब जो भाग्य बताती है। आपने खूब अच्छे देखे होंगे, वो सड़क पर बैठे रहने वाले जो लोग होते हैं, तोता रखते हैं, तोते से कहते हैं बेटा एक कार्ड खींच, और वो कार्ड खींच देता है और फिर वो सामने वाले का फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, उनका भविष्यवाणी करते हैं कि आपके भविष्य में ये होने वाला है वो होने वाला है। ये मैडम सोसोस्ट्रिस जो है ये भी इसी तरह का काम करती हैं। और ये काम इलीगल है। आप सोचो कि कहीं ये काम लीगल है? कोई लीगल नहीं है, ये काम इलीगल है, लेकिन फिर भी वो इस काम को करती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो मैडम सोसोस्ट्रिस हैं ये एक फॉर्च्यून टेलर है। फॉर्च्यून टेलर के लिए यहाँ पर एक शब्द आया आगे, क्लेयर बोयांट। देखो, इसका मतलब शुरू करते हैं इसको। मैडम सोसोस्ट्रिस एपिसोड, मैडम सोसोस्ट्रिस जो कि एक फेमस क्लेयर बोयांट है ना। अब क्लेयर बोयांट क्या होता है? ये गलत है यहाँ पर। ठीक है ना। क्लेयर वॉयंट क्या होता है? क्लेयर वॉयंट उस महिला को या फिर उस पुरुष को कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि फॉर्च्यून टेलिंग का काम करता है। इसका मतलब आप इसका मीनिंग लिख लीजिए, ए फॉर्च्यून टेलर। अब देखिए, ये शब्द टीएस एलियट ने कहाँ से बोरो किया है? ये है रेफरेंसेस। अगर मैं आपको इनको ना भी बताऊं तो हवा भी नहीं लगेगी कि यार बताया नहीं सर ने। और फिर लेकिन हाँ, जो बच्चे पढ़ चुके हैं कभी एक आध बार इस चीज को पहले, उनको थोड़ा सा पता रहेगा कि इन्होंने थोड़ा सा इसका रेफरेंस नहीं बताया। अगर उनके टीचर ने भी डिटेल से नहीं बताई ये चीज, तो देखो उनको भी नहीं पता लगेगा। इसलिए मैं आपको जो डिटेल क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। एक्चुअल में जो क्लेयर वोयंट शब्द है ना दोस्तों, वो टीएस एलियट ने बोरो किया है हक्सले। आपने नाम सुना होगा एल्डोस हक्सले का। और उनका एक नोवेल है बहुत ही शानदार, क्रोम येलो। ठीक है ना। उन्हीं के नोवेल से इन्होंने, मैं आपको स्पेलिंग भी बोल देता हूँ, एल्डोस ALDOUS और हक्सले HUXLEY। उनका एक नोवेल है जिसका नाम है क्रोम येलो, CROMEYELLOW, है ना। उसमें से उन्होंने इस नाम को बोरो किया है, सोसोस्ट्रिस नाम को। अब ये सोसोस्ट्रिस करती क्या है? ये दोस्तों फेक फॉर्च्यून टेलर है। गलत सलत क्या बताती है? भविष्य बताती है लोगों का। और इसके बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं। और इस महिला को यूरोप की सबसे वाइजेस्ट, सबसे चतुर, सबसे शानदार, सबसे चालाक महिला माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो औरत दूसरों का भविष्य बता सकती है वो बहुत ज्यादा चालाक महिला है। ये सारे फैक्ट्स बहुत डिटेल्ड फैक्ट्स हैं, इनको आप लिख लीजिए। तो वाइजेस्ट महिला कौन सी है यूरोप की? वो है आपके मैडम सोसोस्ट्रेस। इसके अलावा वो इतनी ज्यादा फेमस क्यों है? वो इसलिए फेमस है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बहुत ही सच्ची भविष्यवाणी बताती है। लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? फेक फॉर्च्यून टेलर है। इसकी जो रेपुटेशन है ना, वो छोटी मोटी नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े स्तर तक फैली हुई है। देश विदेशों में इसकी रेपुटेशन क्या है? फैली हुई है। तो कितना डिटेल तरीका हो गया देखो, एक ही लाइन में करीब 3 मिनट निकल गए। क्यों? डिटेल तरीके से पढ़ने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। अब देखिए, मैडम सोसोस्टिस जो कि एक फेमस फॉर्च्यून टेलर है, क्लेयरवॉयंट है, उनको हेड ए बैड कोल्ड, बहुत बुरी सर्दी हो गई है, उनको जुकाम लग गया, बिल्कुल नाक जाम हो गई है। नेवरदलेस, फिर भी इज नोन टू बी द वाइजेस्ट विमेन इन यूरोप। फिर भी उनको क्या माना जाता है? वाइजेस्ट विमेन। ये नेवरदलेस क्यों लगाया? नेवरदलेस मतलब फिर भी, नंदलेस, नेवरदलेस आपने खूब अच्छे तरह से पढ़े होंगे ग्रामर में, कि इनको खुद को ठंड सर्दी लग गई है लेकिन फिर भी वाइज माना जाता है। क्यों? कि भाई जिसको खुद का भविष्य नहीं पता, उसको कोई क्या वाइजेस्ट बताएगा बताओ? कि खुद ही को ठंड लग गई, अगर ऐसा इसको पता होता कि यार मुझे ऐसे बीमारी हो जाएगी तो वो प्रिकॉशन रखती है हर तरह से अपने आप को। इसलिए यहाँ पर लगाया गया नेवरदलेस, है ना। भले कोल्ड हो गया हो लेकिन फिर भी यूरोप की क्या है? वाइजेस्ट महिला। इसलिए आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि द वाइजेस्ट वीमन इन द यूरोप कौन है? मैडम सोसोस्ट्रेस है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। क्लियर वर्ड किसके लिए? अब आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि द वेस्टलैंड में क्लेयरवॉयंट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? तो तीन चार नाम दे देगा आपको, तो उसका हो जाएगा मैडम सोसोस्ट्रिस के लिए वर्ड यूज हुआ है। ठीक है ना।
वेस्टलैंड में किस व्यक्ति को बैड कोल्ड लगी थी? तो मैडम सेसोस्ट्रिस को लगी थी, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी स्पेलिंग को बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। आगे बात करते हैं। विद अभी मैडम सोसोस्ट्रिस के पास एक्चुअल में है क्या? एक विकेड पैक ऑफ कार्ड्स। पैक का मतलब जोड़ा, ऑफ कार्ड्स, तो इनके पास एक कार्ड्स है, वही कार्ड्स जो तोता जो उठाता है ना फॉर्च्यून टेलिंग के लिए, उसी तरह के कार्ड्स हैं। दोस्तों समझ लीजिए, सबसे पहली बात, कोई जो पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं ना, उसमें कार्ड्स की संख्या होती है 78, 78, ठीक है ना। और इसको माना जाना जाता है टैरोट पैक के नाम से, TAROT स्पेस PACK, यानी टैरोट पैक के नाम से इसको जाना जाता है। दोनों ही शब्द अलग अलग है, टैरोट और पैक, ठीक है ना। अब यहाँ पर उन्होंने किस नाम से बोला है इसको? ए विकेड पैक ऑफ कार्ड्स। दोस्तों अगर मैं आपको डिटेल चीज बताऊं, तो ये कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था एक्चुअल में इजिप्ट में। इजिप्ट यानी मिस्र, जिसको हिंदी में मिस्र बोलते हैं। वहां पर आपको सबको पता है कि इजिप्ट में नील, मैं रेफरेंस बता रहा हूँ इस चीज का कि इसको यूज क्यों किया गया है इसमें वेस्टलैंड में, TS एलिट के द्वारा। वो इसलिए कि इजिप्ट में क्या होता था कि इजिप्ट में नदी बहती थी, मिस्र नदी, सॉरी नील नदी। मिस्र में, इजिप्ट यानी मिस्र में बहती थी नील नदी। उस नील नदी में पानी का लेवल क्या होगा, कब नील नदी उफान पे आएगी, कब नील नदी डाउनफॉल पे आएगी, इस सब चीज को भविष्यवाणी करने के लिए इन टेरेट पैक का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि इसका इस्तेमाल करके हम नदी के उफान को कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम थोड़ा सा प्रिकॉशन रख सकते हैं पहले, इसीलिए उस कार्ड्स का इस्तेमाल वहां पर किया गया था। तो लोगों ने सोचा कि यार ये बढ़िया धंधा है यार, ऐसा करते हैं, नील नदी को तो छोड़ो तुम, इसको लोगों की भविष्यवाणी करने के लिए हम इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फॉर्च्यून टेलिंग के लिए इसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया। लेकिन आपको मेन पर्पस याद रखना है कि टैरोट पैक का जो मेन यूज था वो सबसे पहले था नील नदी के फॉर्च्यून को बताना के लिए। नील नदी की स्पेलिंग, नील की स्पेलिंग जानते ही होगे, अब NILE। एक्चुअल में वो नाइल नदी बोलते थे, अब हिंदुस्तान में हम उसको क्या कर देते हैं, नील नदी कह देते हैं, NILE। अब हुआ क्या है दोस्तों, बहुत डिटेल तरीके से दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी टपक सकता है, और इससे पहले क्वेश्चन टपके, हम टपके उससे पहले क्वेश्चन टपक जाए वही ठीक है। देखिए, विद विके, अब ये नील, ये जो मैडम सेसोस्ट्रिस है जो कि फॉर्च्यून टेलिंग का काम करती है, इनके पास कोई व्यक्ति आया है भविष्यवाणी करवाने। और भविष्यवाणी करवाने के लिए जब आया है तो उन्होंने उसको कार्ड दिखाए। तो वो क्या करती है, कार्ड निकालती है उसके सामने। तो वो 7 कार्ड निकालेगी। कितने कार्ड? 7 कार्ड। टोटल कार्ड्स की संख्या कितनी थी? 78 कार्ड्स। तो कार्ड निकालेगी, अब उन कार्ड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले वो क्या कह रही है, विद ए विकेट पैक ऑफ कार्ड्स हेयर, यहाँ पर सैड शी, उसने कहा, किसने? मैडम सोसोस्ट्रिस ने कहा, इज योर कार्ड। देखो उसने कार्ड निकाल लिया और बोलती है ये लो, ये रहा तुम्हारा कार्ड। क्वेश्चन है, पहला कार्ड, पहला कार्ड निकालती है फोनिशियन सेलर का। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दोस्तों, इसको आप भी बहुत ध्यान से करिएगा। पहला कार्ड है उनका फोनिशियन सेलर का। तो मैं आपको देखो यहाँ पर भी लिख रहा हूँ इस चीज को, ताकि आपको याद रहे। देखो पहला कार्ड, पहला कार्ड किसका है? फोनिशियन सेलर का। और भी इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि चीजें बहुत रिटेन रह पाए अपने को अच्छे से। तो उन्होंने पहला कार्ड निकाला है फोनिशियन सेलर का। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज लुक। इस लाइन का भी यहाँ पर मतलब है, और पहले फोनिशियन सेलर को हम समझ लेते हैं। तो आप देखो इस इमेज को देखिए जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, समुद्र है, सेलर तो सब जानते ही हैं, समुद्री यात्री जो समुद्र में यात्रा करने जाते हैं उसको सेलर कहते हैं। देखिए, ये जहाज है, जहाज आराम से डूब रहा है, और ये सेलर है, ठीक है ना। अब समुद्र में यात्रा करने गया है सेलर, तो क्या है, ये डूब रहा है, तो इसलिए इसको कहा फोनिशियन सेलर। इसका एक्चुअल में जो रेफरेंस है ना दोस्तों, वो लिया गया है इसी वेस्टलैंड के पार्ट नंबर 4, जो डेथ बाय वाटर है। वहां हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी एक जनरल बात हम देख लेते हैं, मैंने आपको इमेज भी दिखा दी है इस चीज की। अब यहाँ ये फोनिशियन सेलर दो तरह की चीजों के मीनिंग निकालता है, यहाँ पर दो रेफरेंस निकलते हैं, दो तरह के मीनिंग को हम समझ सकते हैं। पहला तो समझिए, इसका मतलब हम एक चीज कह सकते हैं कि डबल मीनिंग क्रिएट करता है फोनिशियन सेलर। पहला तो क्या है कि ये डूब रहा है, डूब रहा है तो इसको लग रहा है बहुत ज्यादा डर, यानी पहला जो इसका थीम है वो है फियरफुल, यानी डिस्ट्रक्टिव। यानी क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव का मतलब विनाश हो जाना, तो चूंकि जहाज ही डूब गया तो सब कुछ विनाश हो गया। दूसरा, ये सेलर डूब गया और सेलर डूबने के बाद फिर वापस पैदा होगा, इसका डबल मीनिंग है। ये दूसरा मीनिंग एक्चुअल में क्या है, विलियम जो शेक्सपियर हैं उनका जो वर्क है टेम्पेस्ट, सब आपने सबने पढ़ा होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में भी टेम्पेस्ट लगा हुआ है। और उसमें एरियल नाम का कैरेक्टर होता है। तो वो एरियल जो है वो एक गाना गाता है, और उस गाने में इसका जिक्र करता है कि भाई एक आदमी है जो डूब रहा है समुद्र में, और डूबते डूबते जो उसकी आंखें हैं ना वो मोतियों में, पर्ल में, PEARL, पर्ल में क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। तो उसका एक रेफरेंस यहाँ पर लिया गया है। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, फोनिशियन सेलर पहला कार्ड है ये। कौन सा कार्ड है? पहला कार्ड, फोनिशियन सेलर। ये है दूसरा कार्ड।
अब दूसरे कार्ड के बारे में जिक्र करेंगे जब जब दूसरे नंबर पर आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो फॉर्च्यून टेलिंग कर रही है, फोनिशियन सेलर के बारे में बता रही है। और ये बेलाडोना, इससे पहले कि 2000 पल्स की वो मोती हैं दैट वर इज आईज, जो उसकी आंखें हुआ करते थे। मैंने दो बातें बताई अभी अभी आपको कि विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है टेम्पेस्ट, जहाँ पर एरियल नाम का जो कैरेक्टर है और वो एक गाना गाता है, उसमें इस चीज़ों को बताता भी है कि भैया आदमी डूब रहा है और उसकी आंखें हैं जो है मोतियों में कन्वर्ट हो गई हैं, पर्ल्स में कन्वर्ट हो गई हैं। बस यही है इसका लिटरल मीनिंग। और आगे वो कहता है लुक देखो। दूसरा कार्ड जो निकालती है वो अपने क्लाइंट को, अपने ग्राहक को दिखाने के लिए, वो है बेलाडोना का कार्ड। देखिए, पहला इसको अंडरलाइन, दूसरा इसको हाईलाइट, और तीसरा कार्ड नंबर 2। सारी की सारी चीजें अपन ने कर दी हैं। ठीक है ना। तो पहला हो गया दोस्तों फोनिशियन सेलर का कार्ड, दूसरा हो गया बेलाडोना का कार्ड। बेलाडोना का अभी अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ दोबारा। ये देखो, ये देखिए आप पेंटिंग बेलाडोना की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक चीज समझिए और आप इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा इस चीज को, क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज को कोई नहीं पढ़ाएगा। ना कोई इमेज दिखाएगा, ना कोई, बस हाँ ठीक है एक टेक्स्ट उठा के ले आया, पढ़ा दिया, हिंदी समझा दी और अपना काम हो गया, अपना काम बनता भाड़ में जाए। वो वाला कंसेप्ट अपना नहीं है, अपन कराएंगे ढंग से काम। तो देखो, ये बेलाडोना की आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। एक्चुअल में बेलाडोना का लिटरल मीनिंग क्या है, आपको क्वेश्चन आएगा कि बेलाडोना का लिटरल मीनिंग क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है, अ ब्यूटीफुल लेडी। एक बहुत ही सुंदर महिला, ए ब्यूटीफुल लेडी, ये उसका लिटरल मीनिंग है। एक्चुअल में ये जो लेडी है बेलाडोना, वो रेफरेंस लिया गया है, जो आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना, द लेडी ऑफ द रॉक्स, तो उसका जो रेफरेंस लिया गया है, और रेफरेंस क्या है, एक पेंटिंग है वर्जिन मैरी की, और उसको बनाया है लियोनार्डो द विंसी ने, है ना। तो उसमें उन्होंने जो टाइटल रखा ना दोस्तों, उसका नाम उन्होंने रखा मैडोना ऑफ द रॉक्स। मैडोना, MADONNA, मैडोना ऑफ द रॉक्स। तो जब TS एलियट ने इसको उठाया ना वहां से, तो उन्होंने क्या कर दिया, मैडोना ऑफ द रॉक्स की जगह बेलोडोना ऑफ द रॉक्स, बस तो नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो रेफरेंस आपको ध्यान रखना है, वर्जिन मैरी जो है, जो कि लियोनार्डो दा विंसी की जो पेंटिंग है, लियोनार्डो दा विंसी, DBE, है ना। तो उसकी पेंटिंग से उठाया हुआ इनका एक रेफरेंस है, और यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी घटना रेफर करती है आपके कार्ड नंबर सेकंड को। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला सर ने कार्ड कौन सा दिखाया था, फोनिशियन सेलर का, डूबता हुआ सेलर है, ड्राउंड सेलर है। दूसरा कौन सा है आपका, बेलाडोना का, और इसका रेफरेंस भी। तो मैं अंडरलाइन करता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन को, कि द लेडी ऑफ द रॉक्स जो फ्रेज है वो किसके लिए सजेस्ट किया गया है, बेलाडोना के लिए सजेस्ट किया गया है। इसके बाद लिखा हुआ है द लेडी ऑफ द सिचुएशंस। ये भी बड़ा ही गजब का प्यारा क्वेश्चन है कि लेडी ऑफ द सिचुएशन क्या है। लेडी ऑफ द सिचुएशन वो लेडी जो कि हर सिचुएशन का फायदा उठा ले। एक्चुअल में आपको अच्छी तरह से पता है कि ये पूरा वेस्टलैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स पर, लस्ट पर, ग्रीड पर, इन पर टिका हुआ है। तो लेडी भी वही लेडी है जो मौका मिलते ही चौका मार दे। तो कहीं ना कहीं ये आपको लव लव में उलझे हुए जो उलझन है, ट्रायंगल टाइप की चीज़ें, और जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, सेक्सुअल डिज़ायर हैं, सेक्सुअल परवर्जन्स हैं, ये सारे के सारे वो चीज़ें दिखाती हैं। यानी ये वो लेडी है जो कि मौका मिलते ही उसको अगर मिलेगा आपसे रिलेशन बनाने का, तो वो उस मौके को जाने नहीं देगी और उस मौके का तुरंत फ़ायदा उठाएगी। तो ध्यान रखना, पहला कार्ड फोनिशियन सेलर का, दूसरा है बेलाडोना का, इसको लेडी ऑफ रॉक्स कहा गया है, साथ में लेडी ऑफ सिचुएशंस का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तीसरा कार्ड देखिए दोस्तों, हेयर इज द मैन विथ 3 स्टेप्स। अब आपको ये अंडरलाइन कर लेना है 3 स्टेप्स वाला। ठीक है। अब 3 स्टेप्स में आपको नंबर डाल रहा हूं यहाँ पर 3। तो तीसरा कार्ड आपको ध्यान रखना है, 3 स्टेप्स वाला। स्टेप्स का मतलब होता है डंडा। एक ऐसा आदमी जिसके हाथ में कितने डंडे हैं, 3 डंडे हैं। तो दोस्तों, ये जो 3 स्टेप्स है, एक्चुअल में है क्या, ये डिनोट करता है, ये रेफर करता है आपके फिशर किंग को। और फिशर किंग क्या है, इसके बारे में हम इसके लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जब लास्ट पार्ट आ जाएगा, 5वें नंबर का पार्ट, व्हाट द थंडर सेड, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी आप केवल इसको इतना लिख लीजिए, फिशर किंग, FISHER स्पेस KING, फिशर किंग को रेफर करता है ये पार्ट। ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करके थोड़ा सा टाइम को खराब नहीं करेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो आप इसको इतना रख लीजिए, बस फिशर किंग को डिनोट करता है। एक्चुअल में 3 स्टेप्स, 3 डंडे। ये 3 डंडे हैं क्या, ये 3 डंडे हैं, 3 तरीके, 3 रास्ते, 3 वेज फॉर सेल्वेशन, मोक्ष के। तो 3 रास्ते दिखा रहा है ये मोक्ष के, और इसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज होंगे दा, 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 DA,
पहला वर्ड डी ए, फिर दोबारा वही वर्ड डी ए, फिर तीसरा बार वर्ड डी ए। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको समझने के लिए दिमाग लगाना भी नहीं है। जब पांचवा पार्ट आएगा व्हाट द थंडर सैड, तब मैं इसको बहुत डिटेल तरीके से करूंगा, तब आपको लगेगा कि हाँ सर ने उस समय बताया था, अब याद रखने की बात है। तब मैं इसको दोबारा रिलेट करूंगा थ्री स्टेप्स को वहां पर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है तीसरा कार्ड कौन सा है, थ्री स्टेप्स का कार्ड है। दोस्तों चौथा जो कार्ड आता है वो आता है द व्हील। ये व्हील ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, द व्हील। तो ये भी ध्यान रखना है, चौथा कार्ड कौन सा है आपका, द व्हील। आई होप आपको याद हो रहा होगा सारी चीज़ें साथ साथ करते करते बिल्कुल, कि पहला कार्ड कौन सा है, पहला कार्ड हो गया फोनिशियन सेलर का, दूसरा कार्ड हो गया बेलाडोना का, ये सीक्वेंस अरेंज करवा सकता है आपसे एग्जामिनर। तीसरा कार्ड हो गया थ्री स्टेप्स का, यानी जो फिशर किंग को डिनोट करता है। चौथा कार्ड है आपका व्हील का। ये व्हील क्या है, पहले आप ये व्हील देखिए। ये देखिए आप व्हील, ये है व्हील, व्हील ऑफ टाइम, समय का चक्र। तो दोस्तों ये जो व्हील है ना आपका, ये भगवान बुद्ध के व्हील ऑफ टाइम, व्हील ऑफ धर्मा, उसको डिनोट करता है। यानी भगवान बुद्ध जो चलाते हैं धर्म का चक्र, उसको डिनोट करता है कि ज़िंदगी में कोई आदमी कितना ही पाप क्यों ना करे, एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान बुद्ध का चक्र चलेगा और सारे के सारे पापों का हिसाब किताब एक ही बार में कर लिया जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारा पार्ट है द फायर सरमन उसमें, और तब हम इसके बारे में अच्छी तरह से जिक्र करेंगे। इसलिए अभी आप इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लें, ना लें। पांचवा जो कार्ड आता है आपका, एंड आपको याद है ना हम कर क्या रहे हैं, हम मैडम सस्ट्रिस की बात कर रहे हैं, जो कि फॉर्च्यून टेलिंग का काम करती है। उनका एक क्लाइंट आया है, वो उसके सामने कार्ड निकाल रही है ताकि उसका भविष्य बता सके। वो उन कार्ड के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि पहला फोनिशियन सेलर का कार्ड है, दूसरा बेलाडोना का कार्ड है, तीसरा थ्री स्टेप्स यानी तीन डंडे वाला आदमी यानी फिशर किंग का कार्ड है, चौथा व्हील, व्हील ऑफ धर्मा, व्हील ऑफ बुद्धा उसका कार्ड है। और पांचवा जो कार्ड निकालती है वो निकालती है वन आइड मर्चेंट, एक आंख वाला आदमी। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। पांचवा कार्ड कौन सा है आपका, वन आइड मर्चेंट। ठीक है। एंड दिस कार्ड इज ब्लैंक, एंड दिस कार्ड इज ब्लैंक, ये हो गया छठा कार्ड। अभी इसको छोड़िए, आप पहले पांचवें नंबर कार्ड की हम बात करते हैं। जो ये वन आइड मर्चेंट है, एक्चुअल में दोस्तों ये रेफर करता है एक मर्चेंट को, और ये मर्चेंट है समायरन का। SMYRNA, लिख लीजिए स्पेलिंग, मर्चेंट ऑफ समायरन, SMYRNA, उस मर्चेंट को ये रेफर करता है। अब एक्चुअल में इसको वन आइड मर्चेंट कहा क्यों है, देखिए हर इंसान की दो आंखें होती हैं। एक आंखें होती हैं उसकी धर्म की आंख, और एक होती है उसके पैसे की आंख। यानी एक आंख तो हो गई आई ऑफ कॉमर्स, और एक आंख हो गई आई ऑफ रिलीजियस। तो अब इस संसार में रखा क्या है, संसार में कुछ नहीं रखा। हर आदमी ने अपनी पैसे वाली आंख को तो बचा के रख रखा है, लेकिन उसने कौन सी आंख को छोड़ दिया है, वो है धर्म की आंख। तो कुल मिलाकर वेस्टलैंडर्स के लिए है क्या, सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं चाहिए उनको। पैसा चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन उनको धर्म नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसे आदमी को डिनोट किया गया है जिसने अपने रिलीजन वाली आंख को खो दिया है, यानी उसकी धार्मिक प्रवृत्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। स्पिरिचुअलिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं है, बस उसमें सिर्फ काम चोरी है, काम चोरी है और काम चोरी है, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको सिर्फ पैसा और काम चोरी दो ही चीज चाहिए, इसलिए उसको क्या कहा गया है यहाँ पर, वन आइड मर्चेंट। अब क्वेश्चन जो बनता है गजब लेवल का वो ये है, ये जिस तरह से कि थ्री स्टेज ने किसको डिनोट किया था, उसको किया था फिशर किंग को, उसी तरह से वन आइड मर्चेंट किसको डिनोट करता है, वो करता है मिस्टर यूनाइडस को। अब मिस्टर यूनाइडस के बारे में हम कब पढ़ेंगे, मिस्टर यूनाइडस के बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर थ्री, द फायर सरमन। जब हम फायर सरमन के बारे में पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे मिस्टर यूनाइडस के बारे में। तो फिर भी आप स्पेलिंग लिख लीजिए मिस्टर यूनाइडस की, क्योंकि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो आता ना पता है इस चीज़ का। हाँ, जो पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा बहुत आता पता है, लेकिन पूरी तरह उनको भी आता पता नहीं है। अब धीरे धीरे सीख लेंगे और अच्छे से कर लेंगे इस चीज़ को। तो यूनाइडस की स्पेलिंग आप लिख लीजिए। मिस्टर तो सब जानते ही हैं, MR फिर डॉट, यूनाइडस, EUGENIDES, EUGENIDES, मिस्टर यूनाइडस। इसको कोई भी आदमी युगेंडिस ना बोले, युगेनिडस इस तरह से, यूनाइडस है ना। आगे, एंड दिस कार्ड विच इज ब्लैंक, और जो छठा कार्ड है वो कार्ड है आपका ब्लैंक कार्ड। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, छठा कार्ड कौन सा कार्ड है, ब्लैंक कार्ड। ठीक है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब ये जो छठा कार्ड है, ये ब्लैंक कार्ड है। एक्चुअल में ब्लैंक क्यों है, वो ब्लैंक इसलिए है दोस्तों कि इस कार्ड में कुछ भी मेंशन नहीं है।
और कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब कहीं पर भी इसमें धर्म का जिक्र नहीं है। जहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब वहाँ पर धर्म भी नहीं है। वो बात अलग है, हम कह देते हैं जहाँ कुछ नहीं है वो भगवान है वहाँ पर। लेकिन कहने का मतलब है जिस कार्ड में कोई चीज़ ही नहीं है, जिस कार्ड में कुछ सिंबल ही नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, इसका मतलब वहाँ धर्म भी मौजूद नहीं है। तो ये दिखाता किस चीज़ को है? कार्ड नंबर 6, लैक ऑफ रिलीजियन, है ना, इम्प्रेजेंट ऑफ रिलीजियन को। आगे लिखा हुआ है इज समथिंग ही कैरीज ऑन इज बैक, बैक मतलब पीठ, कि भाई कुछ ऐसा है जो वो कैरी कर रहा है अपने पीठ पर। क्या कैरी कर रहा है? धर्म का भार। क्यों? धर्म तो वहाँ पर है, मौजूद है ही नहीं है। तो जो चीज़ है ही नहीं है वो क्या कैरी करेगा? तो कहने का मतलब ये है कि जो छठा कार्ड है ब्लैंक कार्ड है, धर्म का कहीं पे उल्लेख नहीं किया गया है। वैसे भी हमने स्टार्टिंग से एक ही बात कर रहे हैं कि वेस्टलैंडर जो हैं लस्ट से भरे हुए हैं, सेक्स परवर्जन से भरे हुए हैं, ग्रीड से भरे हुए हैं। इनके अंदर किसी भी तरह की काम करने की भावना है ही नहीं। बार बार यही बात आएगी दोस्तों अलग अलग रेफरेंसेज में। विच आई फॉरवर्डन टू सी, जिसको कि मैं देखना भूल गई। तो इसको देखना भूल गई है किसको? इस कार्ड को। और लास्ट में कहती है आई डू नॉट फाइंड द हैंगमैन। ये है सेवन्थ कार्ड, ठीक है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ कितने कार्ड आएंगे? 7 कार्ड आएंगे। तो 7वें नंबर का कार्ड कौन सा आ गया? द हैंगमैन कार्ड, ठीक है। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हैंगमैन एक्चुअल में क्या है? सबसे पहले आप इसकी इमेज देखिए। ये है हैंगमैन। हैंग मतलब उल्टा लटका हुआ आदमी है। अब देखिए एक पैर है, कीले वीले ठुकी हैं, इसका मतलब याद है जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं। इसके दो मीनिंग है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये चीज़ सोचिए कि जो मैडम सोसोस्ट्रिस है उनको कौन सा कार्ड नहीं मिला? कार्ड नंबर 7 उनको मिला ही नहीं, क्योंकि छठा कार्ड तो मिला था। उसने कहा था ना कि आई डोंट फाइंड, कौन सा कार्ड नहीं मिला उनको? कार्ड नंबर 7। क्यों? क्योंकि कार्ड नंबर 7 जो उल्टा हुआ लटका हुआ आदमी है, जो हैंग्ड मैन है, हैंग मतलब लटका देना। तो वो लटका हुआ है, देखो आप अच्छी तरह से देखिए। तो लटका हुआ है ये देखिए, या तो ये है फर्टिलिटी गॉड, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए इसको हैंग्ड मैन के आगे फर्टिलिटी गॉड। या फिर लिख लीजिए आप जीसस क्राइस्ट, क्रूसीफाइड जीसस क्राइस्ट, वो जीसस क्राइस्ट जिनको क्रूसीफाई कर दिया गया है, दफना दिया गया है। तो दो मीनिंग इसके हो गए आपके, है ना। या तो फर्टिलिटी गॉड, एग्जाम में जो आए उसको टिक मार देना, या तो फर्टिलिटी गॉड या फिर क्रूसीफाइड जीसस क्राइस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि मैडम सोसोस्ट्रेस को ये कार्ड क्यों नहीं मिला? ये भी तो है कि क्यों नहीं मिला। रीज़न अगर आप ढंग से पूछा जाए, क्वेश्चन का अगर लेवल बढ़ा दिया जाए, तो ये पूछ सकता है कि क्यों नहीं मिला। तो देखिए वेस्टलैंडर्स में किसी भी तरह की रिलीजन की भावना थी ही नहीं। तो जब रिलीजन की भावना नहीं थी तो ये जो कार्ड है जो हैंगमैन का, ये मिलेगा ही नहीं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 7वें नंबर का कार्ड कौन सा है? हैंगमैन का, जो मिला नहीं किसको? मैडम सोसोस्टिस को। इसका मतलब वहाँ पर धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये कार्ड आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, व्हील ऑफ टाइम, अभी हमने बात की थी इस बारे में। इससे पहले दो कार्ड देखिए, एक कार्ड है फोनिशियन सेलर का, एक है बेलाडोना का। तो चारों कार्ड की इमेज आपको, टोटल 7 कार्ड है, मैंने 4 कार्ड की आपको इमेज दिखाई है। क्योंकि ये देखिए एक तो 3 स्टेप्स वाले की कोई इमेज नहीं है, एक वन आइड मर्चेंट वाले की कोई इमेज नहीं है। तो इस तरह से जिन जिन की इमेज अवेलेबल थी उनकी मैंने आपको दिखा दी है। तो ये 7 के 7 कार्ड आपको याद रख लेने हैं। फोनिशियन सेलर, बेलाडोना, 3 स्टेप्स, व्हील, वन आइड मर्चेंट, ब्लैंक एंड द हैंगड। दोस्तों इतनी बार मैंने रिपीट कर दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और बढ़िया से आराम से सजा धजा के रखिए अपने पास इसको। एग्जाम टाइम से पहले रिवाइज करके जाइएगा इसको। आगे हम बात करते हैं। आगे वो कहती है फियर, डरो, डेथ, मौत से, बाय वाटर, किससे? अब जो लेने आया है ना कार्ड, जो आपका जो ग्राहक आया है अपनी भविष्यवाणी करने, उसको सलाह देती है ये, डरो किससे? मौत से, क्योंकि तुम्हारी मौत शायद पानी से लिखी है। एक्चुअल में ये सलाह दोस्तों किसको देती है? वो ये उसी को सलाह देती है जिसकी मौत किससे लिखी होती है? पानी से। इसलिए उसको बोल देती है कि भाई पानी से डरने की तुमको जरूरत है। और इस कार्ड को मैडम सोसोस्टिस उसी आदमी को दिखाती है जिसको पानी से खतरा है। दोस्तों जब मैं छोटा था तो पापा एक बार पंडित को लेकर आए थे, मेरे पिताजी। और पंडित ने बोला था जरूर इस बात को कि इसको हमेशा पानी से आप दूर रखना। तो इसके चक्कर में बहुत समय तक तो मैं कभी स्विमिंग पूल में ही नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि मेरी कुंडली में पानी से खतरा है। लेकिन फिर आराम से गया मैं और कुछ भी नहीं हुआ, आराम से। हाँ, लेकिन पहली बार जब कूदा तो डूब गया। और ना हाथ टिके, ना तो पैर जमीन पर टिके, ना खुद अपने आप को ऊपर आ पाए। सारे भगवान एक ही झटके में याद आ गए मुझे उस दौरान कि हाँ यार, कुंडली थोड़ा बहुत तो अफेक्ट करती है इंसान को। तो इसलिए मैंने अपनी ये राम कहानी सुनाई है ताकि आप थोड़ा सा याद रख सके कि सर ने इस तरह से डूबने की कहानी बताई थी। और उसने क्यों बताई थी सर ने ये बात? कि भाई वो सलाह दे रही है उस बात को, किस बारे में? कि भैया डरो, किससे डरो? तुम पानी से डरो। ये चीज़ को आप अच्छे तरह से याद रखना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप। आगे हम बात करते हैं आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल। अब मैडम सिसोस्ट्रिस क्या कह रही है? आई सी, मैं देख रही हूँ, क्राउड्स, भीड़ को, ऑफ पीपल, लोगों की, वॉकिंग राउंड इन ए रिंग। अब देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए क्राउड है कहाँ और क्यों है।
तो दोस्तों ये जो क्राउड है ना वो है लंदन ब्रिज पर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आई सी ए क्राउड में जो क्राउड है वो कौन सी जगह को डिनोट करती है, वो लंदन ब्रिज को डिनोट करती है कि लंदन में जो ब्रिज है और वहां पर लोग क्या रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और आ रहे हैं जा रहे हैं और वॉक कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं मतलब राउंड, यानी गोलाई में वॉक कर रहे हैं। अब गोलाई में वॉक करने का मतलब समझिए अब क्या है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई गोला है। अब एक आदमी ए पॉइंट से घूमता हुआ चलेगा और ऐसे घूमता हुआ चलेगा, फिर वो वापस आ जाएगा, फिर ऐसे घूमता हुआ चलेगा। क्या इसका कोई उद्देश्य है क्या? इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, बस ये जिंदगी भर घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे ऐसे ही। इसका मतलब अगर कोई आदमी वॉकिंग राउंड इन ए रिंग रिंग अगर एक रिंग में इस तरह से घूमता है तो इसका मतलब उसके जिंदगी का कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर एग्जामिनर पूछे वॉकिंग राउंड इन ए रिंग का क्या मीनिंग है, तो मीनिंग है एमलेस रूटीन, यानी हमारे जिंदगी का कोई रूटीन नहीं है, बस घूमना चालू करा और घूमते गए और घूमते गए और घूमते गए। और लास्ट में वो कह देती है थैंक यू उस अपने क्लाइंट से। आगे वो कहती है उससे, अब वो देखिए, इफ वो अपने क्लाइंट से कहती है इफ यू सी, यदि तुम मिलो, यदि तुम देखो डियर मिसेस इक्विटोन को। अब उसकी एक ग्राहक और है मिसेस इक्विटोन। तो अगर तुम मिसेस इक्विटोन को मिलो, टेल हर, तो उनको बता देना, आई विल ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, कि उनका जो भविष्यवाणी का जो चक्र, भविष्यवाणी का जो खाका है जो मैंने तैयार किया है, जो उनकी कुंडली है, हॉरोस्कोप मतलब एक तरह से भविष्यवाणी जो कुंडली है, तो उनकी जो कुंडली मैंने तैयार की है वो अपने आप खुद ले आऊंगी उनके पास। तो कह रही है, अब आपसे पूछेगा क्या, दो सलाह दी थी उसने कि एक तो पानी से डरो, उसको सलाह दी थी, दूसरा उससे क्या कहा था, उससे कहा था, ये कहा था, सलाह तो एक ही है। और दूसरी बात उससे कही थी कि अगर तुम मिसेस इक्विटोन से मिलो तो उसके बोल देना कि घबराए ना, मैं उसके पास खुद अपनी कुंडली लेके आ जाऊंगी। तो ठीक है, टेल हर, उसको बता देना। अब ऐसा वो क्यों कह रही है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि ये कार्ड से भविष्यवाणी देखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये एक लीगल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक इलीगली इलीगल एक्टिविटी है, एक अवैधानिक चीज है, गलत तरीके से की गई चीज है। इसलिए जो सरकार है वो उस समय काफी स्ट्रिक्ट भी थी इस चीज के पीछे, तो वो छापे वगैरह मारती रहती थी। और इसीलिए ये लोग सावधान रहते थे, क्योंकि भविष्यवाणी के चलते आदमी क्या है, अपने आप को सफर करता है। जैसे कोई महान पंडित है और वो आपसे बोल दे, आप उसको अपनी कुंडली दिखाने जाओ कि भाई तू जिंदगी में कितनी भी तैयारी कर ले तेरी नौकरी लग ही नहीं सकती है, तो कहीं ना कहीं ये बात आपके माइंड पे जुड़ गई। अब आप जब भी तैयारी करोगे आपको वही बात याद आएगी। तो इसका मतलब वो कुंडली ने आपके माइंड पर असर तो किया है ना। कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ से ओवरकम कर लेते हैं, वो काबू पा लेते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो वो उसको काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग क्या है, पहले ही घबरा जाते हैं, इसलिए वो उसको बोल रही है कि तुम टेंशन मत करो, कि पुलिस वुलिस का चक्कर रहता है इधर, तो मिसेस इक्विटन से बोल देना अगर तुम उसको मिलो कि भाई मैं उसकी कुंडली खुद उसके पास लेकर आ जाऊंगी। वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज, क्योंकि आजकल दिन ऐसे चल रहे हैं कि हर आदमी को क्या रहना चाहिए, इन चीज़ों के प्रति सावधान रहना चाहिए, कभी भी डंडे बज सकते हैं। तो इसलिए वो इस तरह की सलाह उनको देती है। तो दोस्तों ये था आपका मैडम सोसोस्टिस वाला पार्ट, मैंने अपना बेहतर देने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक वर्ड जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैंने उस सारी चीज़ को डिस्कस किया है। एक एक रेफरेंस मैंने, कोई भी रेफरेंस यहाँ पर नहीं छोड़ा है। बस मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए दोस्तों। अपना ही फ़ायदा मत देखिए कि बस हमको मज़ा आ रहा है हम समझ रहे हैं, कम से कम लाइक तो कीजिए, आपका लाइक करने में जाता भी क्या है। अगर हमें किसी चीज़ से कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई फीस आप दे नहीं रहे हैं, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं कर रहे, कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं, एक कमेंट तो कर ही सकते हैं कि हाँ सर मुझे मज़ा आया, मेरे को समझ में आया, ताकि और आगे वीडियो बनाने में मदद मिले। नहीं तो दोस्तों चैनल बंद होते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों के कमेंट ही नहीं आ पाते, लोगों से जुड़ ही नहीं पाते वो। तो अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है और आपको आगे भविष्य में इस तरह के फ़ायदे चाहिए, तो थोड़ा सा हमें कोऑपरेट कीजिए। और मैं आपको एक बार फिर उसको रिवाइज कर देता हूँ, जैसा कि मेरे हमेशा आदत है मैं रिवाइज करने की। 2 मिनट मैं इसको रिवाइज करते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैडम सोसोस्टिस की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक क्लेयरवोयंट है, फॉर्च्यून टेलर है, फेक फॉर्च्यून टेलर है। उनको बहुत बुरी तरह सर्दी हो गई है, लेकिन फिर भी उनको पूरी यूरोप की वाइजेस्ट वेमन माना जाता है। उनके पास एक विकेट, विकेट का मतलब होता है अजीब सा, बिल्कुल खराब सा, एक गंदा सा कार्ड का एक पैकेट है। अब विकेट का मतलब दोस्तों यहाँ इविलनेस से है, बुराई से, कि भाई एक बुराई से भरा हुआ कार्ड है। क्यों? क्योंकि लोगों को गलत राह पर ये लेके जाता है। तो उनके पास एक कार्ड है जिसको टैरोट कार्ड भी कहते हैं, जिसको आपको मैंने बताया था कि नील नदी के भविष्यवाणी के लिए यूज़ किया जाता था कि उसका उफान कब आएगा, इजिप्ट में, मिस्र में।
आगे वो कहती हैं कि देखो ये रहा, अपने ग्राहक से बोलती है कि ये रहा तुम्हारा कार्ड। पहला कार्ड वो फोनिशियन सेलर का निकालती है, दूसरा निकालती है बेलाडोना को। यहाँ पर हमने लेडी ऑफ रॉक्स की बात भी करी थी, लेडी ऑफ सिचुएशन की बात भी करी थी कि भाई वो लड़की जो हर तरह से अपने मौके का फायदा उठाती है। फिर हमने थ्री स्टेप्स की बात भी करी थी जो फिशर किंग को डिनोट करता है। चौथा हमने व्हील की बात करी थी जो व्हील ऑफ बुद्धा है, व्हील ऑफ धर्मा है। पांचवा हमने बात करी थी वन आइड मर्चेंट की। छठी हमने बात करी थी दोस्तों ब्लैंक कार्ड निकला था। और सातवां कार्ड जो उसको मिल नहीं रहा था वो था द हैंगमैन का कार्ड। इसके बाद उसने वो उसको एडवाइस क्या दी कि तुम पानी से डरो। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि लोग घूम रहे हैं लंदन ब्रिज पे घूम रहे हैं, रिंग में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिंग में घूमना हमेशा क्या होता है, एमलेस होता है। उसका कोई रूटीन नहीं होता, वो एमलेस रूटीन होता है। लास्ट में उसको थैंक यू कर देती है कि भाई ठीक है आया, तुमने मेरी दिहाड़ी बना दी, तुमने मेरी मजदूरी बना दी। और उसके बाद वो कह देती है कि मिसेस इक्विटोन से कह देना तुझे अगर उसको मिले कि भाई तेरा हॉरोस्कोप तेरी कुंडली मैं लेकर आ जाऊंगी तेरे पास, तू घबराना मत। क्यों? क्योंकि आजकल पुलिस पुलिस के चक्कर काफ़ी रहता है, तो कभी भी भट्टे बज सकते हैं, कभी भी डंडे बज सकते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए इस बात को वो कह देती है। तो दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट को भी ध्यान रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। आपका आखिर ज़्यादा ही क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।